हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने 8th क्लास का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में आपने बेसिक इंट्रो देख लिया होगा या पढ़ लिया होगा। एंड आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हो। सेकंड वन थिंग, चूँकि 8th क्लास के अपने टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, ज़्यादा डीप में जा नहीं सकते बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाओगे या फिर दाएं बाएं की चीज़ें बताने लगोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो भी इनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बिकॉज़ अपना जो मेन मकसद है वो बच्चों का सिलेबस पूरा करवाना है, ना कि पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी। वेल, आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर के अगले टॉपिक की कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड वो अपने लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए कहाँ कहाँ हार्मफुल होते हैं। वेल, इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो भी पिछला अपना वीडियो था उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन मीन्स लाइक ब्रीफ करना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था। उसमें देखिए क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और चूंकि नेक्ड आई से हम नहीं देख पाते हैं तो हमें उनको देखने के लिए जाहिर सी बात है किसी लेंस की रिक्वायरमेंट होगी या माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। तो जाहिर सी बात है जो फाउंडर है माइक्रोस्कोप का, उसी ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किया और उसका नाम है एंटोनी वान लीeuwenhoek, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं एंड एलिमेंट्री डिस्कवरर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से भी हम उनको जानते हैं। वेल, इसके बाद में हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी में आपके एग्रीकल्चर में किस तरीके से हम माइक्रोब्स का एक यूज़ ले सकते हैं, किस तरीके से हमारे डेली जो लाइफ है उसमें माइक्रोब्स हमारे वेलफेयर में काम आते हैं, किस तरीके से वो एज ए प्रोफेशन लाइक जिसको आप कह सकते हो कि एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम व्यापारिक रूप से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम काम में ले सकते हैं। वेल, इसी सीरीज़ में अगले अपने जो टॉपिक हैं बेसिकली सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही हैं, बट 8th क्लास के लेवल के हैं, ज़्यादा ऊपर के नहीं हैं। देखिए, इसमें अगला जो टॉपिक है अपना वो है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस की बात कर रहे हैं। तो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम में आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें उठाएंगे हम जो बेसिक हैं। देखिए, एक फील्ड है, खेत जिसको आप बोलते हो, उस फील्ड में हम मैन्योर काम में लेते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाने के लिए मैन्योर काम में लेते हैं। एक्चुअली मैन्योर होता क्या है? मैन्योर देखिए, कोई भी एनिमल है, कोई भी आपके प्लांट है, उसका सड़ा गला जो पार्ट है उसको हम कहीं भी डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद में यूँ मान लीजिए हम उसको एक ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ पे वो सड़ जाता है अच्छी तरह से। और सड़ने के बाद में एक्चुअली जो सड़ने की प्रोसेस है उसको हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं, और जो डीकम्पोजिशन है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। वेल, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है इनके डीकम्पोजिशन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम मैन्योर कहते हैं, और ये मैन्योर आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। वेल, इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अपने घर में हम एक हल्का सा गोबर गैस का प्लांट लगाते हैं। उसमें भी क्या होता है कि हम एक बड़ा सा टैंक होता है, और उस टैंक में हम आसपास का जितना भी गार्बेज है अपना, लाइक सड़े गले, उसमें सब्जियां भी आ गई जो हम डेली घर में काम में लेते हैं, अपने फसल का कोई सड़ा गला अंश है, भाग है, वो भी आ गया, कोई सड़ा गला एनिमल भी उसमें आ जाता है, तो हम सारा कुछ उस टैंक में डाल देते हैं। और उस टैंक में उनके डीकम्पोजिशन के दौरान जो गैस जनरेट होती है, जो गैस बनती है, उसको हम एक बर्नर के थ्रू काम में लेते हैं किचन में खाना वाना बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन जितने भी आपके सड़े गले
प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यूँ मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम उस टैंक में डाल के हम अपने एनवायरनमेंट को साफ और क्लीन रख सकते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अच्छी तरह आपको पता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूजफुल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। यूजफुल जो है उनकी हम बात कर चुके हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि आपकी बॉडी के लिए या किसी भी एनिमल के लिए यूजफुल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आपकी बॉडी को इम्पैक्ट या प्रभावित कर सकते हैं, इसका केवल आपने अच्छी तरह सुना होगा कि काफ़ी ऐसे डिजीज़ हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ होती हैं, प्रोटोजोवन डिजीज़ होती हैं। ये वो डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसमें देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स को ही नहीं, ह्यूमन बींग्स को ही नहीं, वो प्लांट्स को भी प्रभावित कर सकते हैं, या मतलब यूँ मान लीजिए आप प्लांट्स में भी एक डिजीज़ का कारण बन सकते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ फैलाने का कारण बन सकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या नाम लिया मैंने? पैथोजेंस कहते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज फैलाने का कारण बन सकते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ चैप्टर में डिजीज के बारे में अलग से टॉपिक दिया हुआ है जिसकी हम बात करेंगे। बेसिकली आप डिजीज कहेंगे किसे? देखिए यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, लेकिन यूँ मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम डिजीज किसे कहेंगे? आपकी बॉडी है वो यूं मान लीजिए प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काम कर रहा है, प्रॉपर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, प्रॉपर आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, मतलब बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे आर वर्किंग प्रॉपर। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर उनमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी अगर आ जाती है किसी भी रीजन से, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से है, चाहे वायरस की वजह से है, चाहे फिर और किसी फॉरेन एलिमेंट की वजह से है, अगर किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी या डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। देखिए इंट्रोडक्शन में जाते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए उनको आपकी बॉडी में एंटर होना होगा। एंटर होने के लिए क्या क्या मेन बेस हो सकते हैं जिससे वो एंटर हो सकता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में? देखिए, बाय द एयर, थ्रू द वाटर, एक वो खाना जो हम खा रहे हैं, ऐसे कई सारे आपके चैनल हो सकते हैं जिन चैनल से होके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। एक छोटा सा, एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं यहाँ पे। आप सभी ने अभी लेटेस्ट जो चल रहा है कोविड-19, उसका नाम तो सुना ही होगा, बेसिकली सुना होगा, बहुत ही आज का तो हॉट टॉपिक है ये। इसमें यू ऑल आर वेयरिंग मास्क, आप सभी मास्क यूज़ कर रहे हैं, आप सभी एक दूसरे से दूरी बना के रह रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से हैंडशेक नहीं कर पा रहा है, आप गले नहीं मिल पा रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो विदाउट मास्क के। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम उस वायरस को अपनी बॉडी में एंटर होने से हम रोक सकें। ये थोड़ा सा इसके अपोजिट जाइए कि अगर हम आपस में हाथ मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर अगला व्यक्ति आपका इन्फेक्टेड है तो उससे इन्फेक्शन अपने बॉडी में आने के चांसेस हैं। सेकंड वन थिंग, आप ब्रीथ कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो सांस के दौरान जो भी एयर में आपके जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, जो भी वायरसेस हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, वो थ्रू द एयर आपकी
लंग्स के अंदर जा सकते हैं, आपके माउथ से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए आपके लंग्स के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे वो जाके लंग्स को आपके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वेल, इसके अलावा आप कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड वाटर अगर आप पीते हैं तो जाहिर सी बात है जो पानी आपने पिया वो सीधा स्टमक में जाएगा, स्टमक से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन में जाएगा और फाइनली आपके जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन जो वायरस है वो आपके माउथ से होता हुआ कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, तो जाहिर सी बात है वहाँ जाके वो वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। वेल, आप जो फूड लेते हैं, भोजन जो आप कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वेल देखिए फूड में इन्फेक्शन किन किन कारणों से हो सकता है मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो कारण होता है अपने हाउस फ्लाई, आपने सबने सुना होगा कि जो घर में अपने मक्खी होती है, वो मक्खी अगर किसी भी गार्बेज से उठ के आई है या किसी भी एक्सक्रीटा जो अपने ह्यूमन बींग्स का मान लो, एनिमल्स का मान लो, जब एक्सक्रीटा है वहाँ से उठ के आई है, या फिर किसी ऐसे ह्यूमन बीइंग के पास में वो बैठी थी जो कि किसी भी वायरल डिजीज से इन्फेक्टेड है, वहाँ से अगर वो मक्खी उठ के आई है तो जाहिर सी बात है वो अपने फूड पर, अगर जो भी खाना हम खा रहे हैं अगर उस फूड पे आके बैठती है तो वो फूड भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। एंड सेकंड वन थिंग, काफ़ी समय तक फूड मान लीजिए आपका रखा हुआ है और उसको अच्छा खासा टेम्परेचर मिल रहा है और एक सर्वाइवल टेम्परेचर उनको मिल रहा है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है वो फूड आपका कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड हो जाता है। और अगर आप उसको खाते हैं तो आपके अक्सर आपने सुना होगा कि मेरे खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गया। एक्चुअली फूड पॉइजनिंग है क्या? फूड पॉइजनिंग केवल और केवल इन्फेक्टेड फूड करने का साइड इफेक्ट है, नतीजा है। यूं मान लीजिए वायरल डिजीज का ही दूसरा नाम है आपका क्या? फूड इन्फेक्टेड शरीर में जाने से जो भी आपके अबनॉर्मलिटी आ रही है शरीर में, जिसको आप फूड पॉइजनिंग कहते हो, वो उसी का दूसरा नाम है। वेल, इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आते हो तो आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है आप किसी से हाथ मिला रहे हो, किसी के गले मिल रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैंने अभी मान लीजिए स्नीज किया, मैंने छींका, तो जाहिर सी बात है ड्रॉपलेट मेरे हाथ के ऊपर आके लगेगी एंड मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे जो इन्फेक्शन के वायरसेस थे वो अगले इंसान में चले जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए मैंने छींका या खांसा और मैंने हाथ को यूं कर लिया, तो जाहिर सी बात है जो भी वायरसेस हैं वो मेरे पूरे हाथ के ऊपर लगेंगे। मैं किसी से गले मिल रहा हूं तो गले मिलूंगा तो जाहिर सी बात है उसके कपड़ों के ऊपर वायरसेस लगेंगे और वो मान लीजिए किसी भी तरीके से मुंह पहुंच रहा है अपने हाथ से या फिर कुछ भी कर रहा है मान लीजिए, तो वो वायरस उसकी बॉडी में जाने के 101% चांसेस होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फिजिकल कांटेक्ट में वही आ गया जो मैं बता रहा हूं आपको, आप किसी से गले मिल रहे हो, किसी से आप हाथ मिला रहे हो, तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जो डिजीज आपके फिजिकल कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से एक पर्सन में दूसरे पर्सन में या थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, आपके थ्रू द फूड, अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज जाती है तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल। देखिए कम्युनिकेशन से ये शब्द बना है कम्युनिकेबल। एक्चुअली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में किसी भी माध्यम से जुड़े हुए रहना, हम कम्युनिकेशन कहेंगे इसे। और कम्युनिकेबल डिजीज में भी यही होता है कि ये वायरस इस इंसान से दूसरे इंसान में थ्रू द एनी सोर्स, किसी भी रीजन से, किसी भी सोर्स से इस इंसान से इस इंसान के अंदर या इस ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, तो इसलिए हम इसे कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं लाइक कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, टीबी और भी बहुत सारे हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह। वेल थोड़ा सा
इसका और ब्रीफ ले लेते हैं कि कॉमन कोल्ड कैसे होता है, ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है। अक्सर आपने ये चीज़ घर में भी नोटिस की होगी कि घर में अगर किसी एक इंसान के अपने कॉमन कोल्ड या नॉर्मल जुकाम अगर हो जाता है तो, या फिर एक और जो सीज़न के अंदर डिजीज चलती है, इसको आप वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें हल्का सा आपको फीवर होता है, गले में दर्द होने लगता है, जुकाम सा आपको फील होता है। तो ये डिजीज अगर घर में किसी के हो जाती है तो वो घर में जितने भी मेंबर हैं सबको इन्फेक्ट कर देती है। इसमें होता क्या है कि आप एक ही घर में रह रहे हो, आप स्नीजिंग भी कर रहे हो, आप हल्का सा खांस भी रहे हो, आप हल्का सा यूं मान लीजिए कपड़ों के इधर उधर हाथ भी आपके लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये डिजीज इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलनी है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। वेल, इसके बाद में हाउस फ्लाई के अलावा और भी अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 2-3 का मैं यहां पे बात कर लेता हूं आपके साथ में। लाइक आपने डेंगू का नाम सुना है, आपने मलेरिया का नाम सुना है, आपने अच्छी तरह जाना है कि डेंगू और मलेरिया या इसके जैसे और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो कि कम्युनिकेबल है, और जो आपके मॉस्किटो एक इंसेक्ट आता है, वो मॉस्किटो एक्चुअली कैरियर होता है इनका। एक ह्यूमन बीइंग में जो कि इन्फेक्टेड है वो वहां से ब्लड को सक करेंगी, जो भी आपके मॉस्किटो है वहां से ब्लड को सक करेगी, और चूंकि ब्लड ऑलरेडी क्या है, इन्फेक्टेड है, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके वो वहां से उस ब्लड को सक करेंगी, और उनका जो सलाइवा है मॉस्किटो का, वो सलाइवा आपके किसी भी रीजन से मान लीजिए वो आपके ब्लड में या आपके ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और कॉज ऑफ दैट फाइनली आप डेंगू का या मलेरिया के आप क्या हो जाते हो, आप रोगी हो जाते हो। वेल, इसके बाद में फाइनली हम पहुंचते हैं किस पे कि हाउ वी विल कंट्रोल दैट थिंग्स। हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करेंगे। आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास कोई गंदगी है, पानी जमा है, आपके जनरली कूलर्स वगैरह आप यूज़ करते हो, आप कूलर्स में पानी प्रॉपर अगर सफाई करते हो तो इस तरीके के जो मच्छर हैं, जो भी आपके डेंगू फैला रहे हैं या फिर मलेरिया फैला रहे हैं, इस तरीके के जो मच्छर हैं वो आपके केवल उस साफ पानी में ही आपके जनरेट होते हैं। तो अगर आप सफाई रखते हैं प्रॉपर अपने आसपास, तो इस तरीके की डिजीज़ से, जो भी वायरल डिजीज़ हैं, जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनसे आप बच सकते हो। हम बात कर रहे थे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज़ जो हैं, हम उनकी यहाँ पे बात कर रहे थे। लाइक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, प्रोटोजोवन डिजीज़ है, उनकी हम बात कर रहे थे। कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ का मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, और इस चार्ट से हम देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ हैं, उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि किन किन सोर्सेज से या किन किन मोड से एक ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म ये डिजीज़ आपके, ये वायरस या बैक्टीरिया आपके ट्रांसफ़र हो सकता है। वेल, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि कारण कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है या वायरस है, और ये डिजीज़ का नाम है। देखिए, हम सबसे पहले कॉमन डिजीज़ है आपके ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप नॉर्मली टीबी के नाम से जानते हो। ऐसा ही होता है, टीबी में भी खांसी आती है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जनरली आपके जो लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हल्की हल्की कम हो जाती है। एक्चुअली ये आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है मैं बता दूं। आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करके आपके पूरा जो एयर है वो आपने लंग्स के अंदर ले ली, और लंग्स आपके टर्गर हो जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, ठीक है। और फूलने के बाद में लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है, इसी को हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और बेसिकली ये कब होगा, ये तब होगा जब आपके लंग्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर आपके अगर किसी भी कारण से बंद हो जाते हैं, तब आपके जो लंग्स है
उनमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली इन्फेक्शन क्या क्रिएट हो जाता है, उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और इस वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। बेसिकली ये जो डिजीज है ये उन लोगों में ज़्यादा होती है, या तो आप पॉल्यूटेंट एरियाज में रह रहे हैं एंड यू आर नॉट यूजिंग मास्क, आप पॉल्यूटेंट एरिया में रह रहे हैं। सेकेंड वन थिंग, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब आप जो भी पॉल्यूटेंट गैसेज हैं वो आपके लंग्स के अंदर जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो पॉल्यूटेंट गैसेज उन पोर्स को, लाइक इस तरीके से यूँ मान लीजिए आपके लंग्स हैं और ये ऐसे पोर्स हैं, इन पोर्स को वो आपके जो भी आप पॉल्यूटेंट गैसेज आपके लंग्स के अंदर ले रहे हो वो गैसेज इन पोर्स को बंद कर देती है और इन पोर्स से होके, इन छिद्रों से, इन होल्स से होके जो भी आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ तक पहुँचती है, हीमोग्लोबिन तक पहुँचती है, ब्लड तक पहुँचती है ऑक्सीजन। और ब्लड तक पहुँचने के बाद में वो जो भी हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड होके आपके पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वहाँ तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुँचाता है और फाइनली वो ऑक्सीजन आपके किस में काम आती है, मेटाबॉलिज्म में काम आती है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है। वेल हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम केवल यहाँ तक की बात करेंगे कि अगर ये पोर्स ही बंद हो गए हैं, अगर ये जो होल्स हैं ये बंद हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ब्लड के साथ में बाइंड नहीं हो पाएगी और आपके जो भी ऑर्गन्स है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बॉडी कमजोर होने लग जाती है क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आपकी बॉडी कमजोर होने लग जाएगी। लंग्स में आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जो कि किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। जो लंग्स में आपके होल्स बंद हुए हैं वहां पे वो कार्बन जाके जमा होता है और वो कार्बन धीरे धीरे एक यूं मान लीजिए बैक्टीरिया वहां पे ओरिजिनेट होते हैं और इन बैक्टीरिया से आपके ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है। इवन आपके जो बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है अगर एयर में भी प्रेजेंट है तो उस एयर को आप क्या कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया अंदर जाके क्या करेगा, आपके ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जनरेट करेगा या क्रिएट करेगा वहां पे। वेल मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आपका एयर है। वेल इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि आप किस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हो। देखिए सबसे पहला तरीका तो है डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना है और जिस तरीके से डॉक्टर आपको कहे उस तरीके से आपको प्रिवेंशन करना है, वैक्सीनेशन करना है। वेल इसके अलावा जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि इस डिजीज को अपने से किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, सभी ऑर्गेनिज्म से या जितने भी घर के मेंबर्स हैं, जितने भी अपने जान पहचान वाले हैं, उनसे हमें अलग रहना है और हमें प्रिवेंशंस रखनी है। लाइक हमें मास्क यूज़ करना है, कहीं पब्लिकली हमें खांसना नहीं है, छींकना नहीं है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वेल सेकंड आपकी डिजीज़ है मिज़ल्स। मिज़ल्स में क्या होता है, मिज़ल्स में आपके हल्के हल्के रेड आपके रैशेस हो जाते हैं और ये एक वायरल डिजीज़ है और ये आपके बाय द एयर, थ्रू द एयर आपके एक ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होती है। इसके जो बेसिक सिम्टम आपको दिखेंगे वो हैं, नॉर्मल आपके फीवर होगा, फीवर होने के बाद में आपके बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, रेड रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि जब भी मौसम चेंज होता है, आपके क्लाइमेट चेंज होता है, तब लगभग फैमिली में से किसी एक के हो ही जाती है। वेल नेक्स्ट है आपके चिकन पॉक्स। आपने नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। होते तो इसमें भी रैशेज ही हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे दाने होंगे और यहाँ पे मोटे मोटे दाने होंगे जिनके अंदर आपके इन्फेक्टेड आपके लिक्विड भरा हुआ होता है उन दानों के अंदर। और इस डिजीज को हम क्या कहेंगे, चिकन पॉक्स कहेंगे। नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वही हैं, आपको हल्का हल्का फीवर फील होगा। वेल ये आपके वायरल डिजीज है और ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, बाय द एयर एंड कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट होती है। और अगर बात करें प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो प्रिवेंटिव मेजर वही हैं, हमें अपने आप को आइसोलेट रखना है, क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे मोटे मोटे दाने हो रहे हैं, इन दानों के अंदर जैसा कि मैंने बताया कॉन्टामिनेटेड लिक्विड आपके भरा हुआ होता है। जैसे ही वो यहाँ पे दाना आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें जो भी लिक्विड है वो आपकी बॉडी पे जहाँ जहाँ लगता है
वहाँ पे दोबारा से आपके दाने होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ से वो लिक्विड अगर किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगता है या घर में से किसी और दूसरे इंसान के अगर वो लगता है तो उसके भी आपके चिकन पॉक्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगला आपका डिजीज़ है पोलियो। बहुत ही आम डिजीज़ है पोलियो की। वैक्सीनेशन आपके बचपन में भी आपको पिलाई जाती है। ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एयर एंड वाटर। और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो वही है, आपको आइसोलेट रखना है अपने आप को और डॉक्टर से आपको बात करनी है। जिस तरीके से डॉक्टर आपको वैक्सीनेशन देता है, जिस तरीके से आपको रहने की या दवाई खाने की राय देता है, उस तरीके से आपको दवाई लेनी है। पोलियो में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। पोलियो में होता क्या है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो वायरस इन्फेक्ट कर देता है और नर्वस सिस्टम आपका काम करना बंद कर देता है। फाइनली आपका होता क्या है कि किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पैर काम नहीं कर रहा। एक्चुअली देखिए, हाथ का काम करना, पैर का काम करना, इवन पूरी बॉडी का काम करना, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन किस पे डिपेंडेंट है? सारा नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी के ऑर्गन काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका जो डिजीज है वो है कोलेरा। कोलेरा यूं मान लीजिए एक आपका एब्डोमिनल ये इन्फेक्शन है। कोलेरा में आपके इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है और आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ के वो क्या होते हैं? आपको फीवर तो खैर जितने भी डिजीज़ हैं सब में आपको हल्का हल्का फील होगा। इसके अलावा आपको हल्का सा वॉमिटिंग होने लगता है, आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने लगता है। और अगर इसका सही समय पे आप अगर डॉक्टर की राय नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये डिजीज बहुत ही डेंजरस हो जाती है आपके लिए। मेन प्रॉब्लम इसका यही है कि एक तो ये एब्डोमिनल डिजीज है, तो एब्डोमन के अंदर जब तक आप एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह नहीं करवाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एब्डोमन में क्या हो रहा है। बेसिकली इसमें इंटेस्टाइन्स जो हैं वो आपके इन्फेक्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। फाइनली होता क्या है आपको पता ही है, डेथ ही होनी है लास्ट में। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वाटर एंड फूड। अच्छा, अगर आप किसी भी तरह का बैक्टीरियल कंटामिनेटेड फूड अगर आप लेते हैं तो कोलेरा डिजीज होने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आप बासा खाना खाते हैं, अगर आप किसी भी तरीके के इन्फेक्टेड फूड का आप सेवन करते हैं तो कोलेरा डिजीज होना कंफर्म है। और इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वही है, देखिए आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आपको सफाई से रहना है। और डायरिया जब आपके हो रहा है, डायरिया मीन्स लाइक जब आपके वॉमिटिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोलेरा में आपकी वॉमिटिंग होगी और जब वॉमिटिंग होगी तो आपकी बॉडी में जितना भी लिक्विड जो था वो थ्रू द वेस्ट आपके शरीर से बाहर निकलने लगता है और आपकी बॉडी में आपको लिक्विड की या पानी की या वाटर की जो भी क्वांटिटी है उसको प्रॉपर बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको केवल बॉइल्ड वाटर यूज़ करना होता है, जिससे आपके बॉडी में एक तो बैक्टीरिया जितने भी हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका डिजीज़ है आपके टाइफाइड। टाइफाइड का नाम आपने सबने सुना होगा। टाइफाइड आपके बैक्टीरियल डिजीज़ है और कॉमन सिम्टम वही हैं, हल्का फुल्का आपको फीवर फील होता है और ये हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड लगभग यूँ मान लीजिए सिमिलर डिजीज़ हैं, बस इसमें आपका लीवर इन्फेक्ट होता है और टाइफाइड के अंदर ये जो भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। और अगर आप टाइफाइड के अंदर सही समय पे इलाज नहीं करवाते हैं तो ये बीमारी आपके डेंजरस हो जाती है और आपकी जान भी ले सकती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वही वाटर है। और इसमें भी आपको प्रिवेंटिव मेजर वही रखने हैं कि आपको सफाई से रहना है, आपको प्रॉपर पका हुआ भोजन आपको लेना है और आपको बॉइल्ड वाटर यूज़ करना है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस की देखिए डिजीज़ की एक चेन है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। ये अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस डिजीज़ होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है? अंतर होता है कि एक तो इनमें जो इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला जो आपका वायरस है
वो हेपेटाइटिस ए में हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, बी में बी वायरस होता है, सी में सी वायरस होता है, और इनका जो डिवीजन है वो इनके डेंजरस होने से क्लासिफाई किया गया है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो हल्का सा कम डेंजरस होता है, बी है वो हल्का सा ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें आपका जो लीवर है वो इन्फेक्ट होता है, और लीवर के इन्फेक्ट होने से बॉडी पे क्या इंपैक्ट होता है? देखिए, लीवर से आपका बाइल जूस सीक्रेट होता है, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, और बाइल जूस की जो क्वांटिटी है वो आपकी बॉडी में बढ़ने लगती है, और जो आरबीसीज की संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसको आप नॉर्मली पीलिया भी कह सकते हो। इसके बाद में चूंकि ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसके जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो भी वही है। आपको देखिए, बॉइल्ड वाटर यूज़ करना है, पका हुआ आपको भोजन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड लेना है। इसके अलावा आपको डॉक्टर की राय, तो जितने भी डिजीज़ हैं, अगर नॉर्मल आपके कॉमन कोल्ड है तो भी आपको डॉक्टर की राय तो लेनी है। ह्यूमन बींग्स में जो होने वाली अगली डिजीज़ है वो है आपके मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है, और ये इसका जो कैरियर है वो मॉस्किटो है। मतलब प्रोटोजोवा को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इंजेक्ट करने का जो काम है वो मॉस्किटो कर रहा है। इसमें आपको करना क्या है? अपने आसपास में जो भी पानी कलेक्ट हो रहा है उसको आपको कलेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि जो प्रोटोजोवा को कैरी करने वाला जो मॉस्किटो है वो साफ पानी में रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।